देश की राजधानी नई दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय ओपन कुकीवोन कप 2025-26 में उत्तराखंड के बागेश्वर जनपद की हृदयांश एकेडमी के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रदेश का नाम रोशन किया है। एकेडमी के 10 खिलाड़ियों में से 5 खिलाड़ियों ने पदक जीते, जिनमें प्रियांशु कार्की ने स्वर्ण, हितांश उपाध्याय ने रजत और आराध्या, अनमोल व विशाल ने कांस्य पदक हासिल किया। यह प्रतियोगिता कुकीवोन द्वारा आयोजित की गई, जो विश्व ताइक्वांडो का मुख्यालय है और पहली बार भारत में इसका आयोजन किया गया। कोच किशोर कुमार ने बताया कि बच्चों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने का यह अनुभव उनका आत्मविश्वास बढ़ाएगा। ये 9 से 12 अक्टूबर दिल्ली में आयोजित किया गया था। ये कुकीवोन कप था, जिसमें ये कोरिया इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें काफ़ी देश से वहाँ पे प्रतिभा किया और जिसमें बागेश्वर से भी 10 बच्चों ने वहाँ पे प्रतिभा किया था, जिसमें से 5 बच्चों को वहाँ पे पदक प्राप्त किया। मैं पूरे बागेश्वर ज़िले की ओर से इन बच्चों को मैं बधाई देना चाहूँगा और साथ ही साथ हमारे उत्तराखंड एसोसिएशन संघ के अध्यक्ष महेंद्र जी का मैं और सचिव फसवान जी का मैं बहुत बहुत आभार करता हूँ कि उन्होंने हमें छोटे से बागेश्वर में एक फेडरेशन देने का काम किया और उसी फेडरेशन से जुड़ते हुए हम बच्चों ने वहाँ पे प्रतिभाग किया। और ज़िले के अध्यक्ष श्री इंद्र फसवान जी का भी मैं धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने बच्चों का हमेशा एक अच्छा मार्गदर्शन देते रहते हैं। ऐसे ही हमारे उपाध्यक्ष गणेश दपोला जी और सह सचिव जगदीश उपाध्याय सर जी, ऐसे तमाम यहाँ पे हमारे सदस्य यहाँ पे फेडरेशन से जुड़े हैं। मैं सबका आभार करता हूँ कि उन्होंने हमारे बच्चों का मनोबल बढ़ाने का काम किया। स्वर्ण पदक विजेता प्रियांशु कार्की ने कहा कि ओलंपिक में देश के लिए गोल्ड जीतना उनका सपना है। मैं प्रियांशु कार्की हृदयांश ताइक्वांडो अकेडमी से दिल्ली में होने वाले एक इंटरनेशनल ओपन टूर्नामेंट था, तो मेरा उसमें गोल्ड मेडल आया और बाकी बहुत अच्छा मैच था वहाँ और बहुत देश साइड मतलब बहुत लोग आए थे वहाँ के और बहुत अच्छा रहा मेरा एक्सपीरियंस भी। बहुत कुछ सीखा वहाँ से मैंने और मेरे कोच किशोर कुमार सर, बाकी उनके वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा अभी और बाकी मेरे मम्मी पापा की वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ। अगर वो नहीं होता अभी तक इतना नहीं हो पाता। उनने मेरे पीछे बहुत मतलब मेहनत की है और मेरे स्कूल का नाम महर्षि विद्या मंदिर बागेश्वर है। और अभी तो मेरा सपना है कि इंडिया को गोल्ड दिलाऊंगा। अभी तो और टूर्नामेंट भी हैं तो सोचूंगा, मतलब सोचा है कि बाहर जाके खेलूँगा। तो मतलब यही सब अभी सपना ये है कि इंडिया के लिए गोल्ड और इंडिया की जर्सी पहननी है, बस अभी इतना ही। वहीं रजत पदक विजेता हितांश उपाध्याय ने बताया कि इतने बड़े स्तर पर खेलना उनके लिए यादगार अनुभव रहा और वे आगे और बेहतर प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहे हैं। मैं ताइक्वांडो हृदयांश ताइक्वांडो से हम टूर्नामेंट के लिए बाहर दिल्ली गए थे। वहाँ पे मेरा सिल्वर मेडल आया है और वहाँ पे बहुत अच्छा रहा। वहाँ पे बहुत सारे देशों से लोग आए थे। वहाँ पे एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। मैंने वहाँ खेला भी हूँ, बहुत अच्छा लगा उधर। और फिर उसके बाद किशोर कुमार सर जी ने मेरी बहुत मेहनत की वहाँ पे मेरे लिए। पीछे मैं सिल्वर आया उनकी वजह से। पिथौरागढ़ में नवनियुक्त जिलाधिकारी आशीष भटगाई ने कार्यभार ग्रहण करने के बाद कलेक्ट्रेट परिसर में पत्रकारों से परिचयात्मक मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने सर्वप्रथम अपना परिचय दिया और उपस्थित पत्रकारों से भी परिचय प्राप्त किया। बाद में आयोजित प्रेस वार्ता में जिलाधिकारी ने जिले से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि सड़कों की स्थिति सुधारना, स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करना, शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाना और पर्यटन को बढ़ावा देना उनकी प्राथमिकता में रहेगा। जिलाधिकारी भटगाई ने कहा कि पिथौरागढ़ जनपद में चौमुखी विकास के लिए सभी विभागों के बीच बेहतर तालमेल बनाकर काम किया जाएगा। साथ ही उन्होंने आमजन से सहयोग की अपील की ताकि जिले के विकास कार्यों को गति मिल सके। मेरे द्वारा पिथौरागढ़ में जिलाधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण कर लिया गया है। तो यहाँ पर हम लोगों का यही प्लानिंग है कि पारदर्शिता के साथ और फास्ट जितना भी काम हो सकता है वो हम लोग सुनिश्चित करेंगे। पारदर्शिता के साथ साथ कार्यों में गुणवत्ता को भी सुनिश्चित किया जाएगा, जो भी हमारे यहाँ पर स्कीम चल रही हैं, क्योंकि पिथौरागढ़ जो है बहुत ही अभी इंटरनेशनल डेस्टिनेशन के रूप में भी डेवलप हो रहा है और यहाँ पर टूरिज़्म की भी काफ़ी अपार संभावनाएं हैं। तो सब पे हम लोग फोकस करते हुए कार्य करेंगे और यही प्रयास रहेगा कि हम लोग गुणवत्ता युक्त कार्य शीघ्रता से करें, मतलब जल्द से जल्द जो भी कार्य पेंडिंग पड़े हुए उनको भी हम लोग पूर्ण करें। साथ ही साथ जो हमारा हेल्थ सेक्टर है और एजुकेशन का सेक्टर है उस पर भी हम लोग लगातार फोकस करेंगे और प्रयास यही रहेगा कि उसमें भी हम लोग जो भी कुछ लंबित हमारे यहाँ प्रोजेक्ट्स हैं उसको भी समय हम लोग उसका भी
पूरा कर लें उन सबको। ग्रीवांस रिड्रेसल पे भी हमारा फोकस रहेगा ताकि आम जनता की समस्याओं का त्वरित रूप से निस्तारण हो सके। इसके संबंध में मेरे द्वारा कल भी अधिकारियों के साथ मीटिंग की गई है और सभी को ये कहा गया है कि चाहे वो माननीय मुख्यमंत्री जी की हेल्पलाइन 1905 हो या अभी हमारा और भी पोर्टल्स होते हैं जिसमें शिकायतें दर्ज की जाती हैं, तो कहीं पे भी शिकायतों का पेंडेंसी नहीं रहनी चाहिए। इसके लिए जो अधिकारियों का भी उत्तरदायित्व है वो निर्धारित किया जाएगा। कार्य संस्कृति में भी हम लोग इम्प्रूवमेंट करेंगे, समय से ऑफिस आना भी सुनिश्चित किया जाएगा, बायोमेट्रिक अटेंडेंस भी लगना चाहिए, तो ये भी हम लोग प्रयास करेंगे कि वो भी 100% सुनिश्चित हो और ई ऑफिस का संचालन हो, क्योंकि उसके माध्यम से ट्रांसपेरेंसी इम्प्रूव होती है और कार्य दक्षता भी इम्प्रूव होती है और कार्य में बेहतरी होती है, वर्क फास्ट होता है। किसी भी लेवल पे पेंडेंसी को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो ये स्पष्ट निर्देश मेरे द्वारा भी अधिकारियों को दिए गए हैं। तो एज ए टीम भी वर्क करेंगे हम लोग और एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग एक्टिविटीज़ पे भी हम लोगों का फोकस रहेगा। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बेरीनाग में 2 दिवसीय स्वर्ण जयंती समारोह का आयोजन धूमधाम से किया गया। महाविद्यालय की स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टमटा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित करते हुए कहा कि बेरीनाग महाविद्यालय ने शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं और यहाँ के विद्यार्थी आज देश के विभिन्न उच्च पदों पर कार्य कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई शिक्षा नीति की जानकारी दी और युवाओं से आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में सक्रिय भागीदारी की अपील की। बेरीनाग के आज के इस कार्यक्रम में मुझे बहुत ही प्रसन्नता है कि आज हमारे 50 वर्ष हमारे महाविद्यालय को हुए हैं और यहाँ के बच्चों से मैंने बात किया, यहाँ के स्टाफ से, और जिस प्रकार से यहाँ पर शिक्षा का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। हमारे यहाँ के बच्चे आगे बहुत सारी प्रतिभाओं में निकल रहे हैं और शिक्षकों के माध्यम से भी पढ़ाई के साथ साथ बाकी आगे जीवन के अंदर भी किस प्रकार से कोचिंग देनी चाहिए, एग्जामिनेशन की तैयारी करनी चाहिए, उसके लिए भी यहाँ काम चल रहा है। मैं बहुत बधाई यहाँ के प्रधानाचार्य और के सभी शिक्षकों को करना चाहता हूँ। और हमारे डायरेक्टर साहब यहाँ आए हैं, उन्होंने भी हम सबका मार्गदर्शन किया, रानी साहब ने और पूर्व डायरेक्टर साहब भी साथ में। और मुझे लगता है कि ये लगातार इसमें हम भारत सरकार और राज्य सरकार के सहयोग से जो भी काम करना है वो हम करा ही रहे हैं, क्योंकि ये परिसर अपने आप में एक भव्य दिव्य परिसर है। विद्यालय के पास काफ़ी ज़मीन है, काफ़ी चीज़ें यहाँ संभावनाएं हैं, बल्कि यहाँ बीएड भी है और भी यहाँ पर रूसा के माध्यम से भी हम बहुत सारे भवन निर्माण के काम को करा रहे हैं, लैब बनाने का काम करें और भी आज भी जो डिमांड की है, इनको जो भी आवश्यकता होगी शिक्षकों के लिए कहीं भी कोई कमी भारत सरकार राज्य सरकार से नहीं छोड़ी जाएगी। त्योहारी सीजन के शुरू होते ही मसूरी में मिठाई और दूध उत्पादों की दुकानों पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने अचानक छापेमारी शुरू कर दी। वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी कपिल सिंह के नेतृत्व में टीम ने कई दुकानों और सप्लाई वाहनों से दूध, पनीर और मिठाई के सैंपल लिए। लंढौर क्षेत्र की एक मिठाई की दुकान से काजू कतली और अन्य 2 दुकानों से भी सैंपल जांच के लिए राज्य खाद्य प्रयोगशाला भेजे गए हैं। अधिकारी ने बताया कि सैंपल 3 श्रेणियों में आते हैं, स्टैंडर्ड, एडीएम कोड और भ्रष्ट कोड के लिए, और दोषी पाए जाने पर जुर्माना व सजा का प्रावधान है। यहाँ पर जैसा आपको विदित है कि दिवाली का त्यौहार जो है नज़दीक है और दिवाली के मद्देनज़र क्या होता है कि मिठाइयों की खपत बाज़ारों में बढ़ जाती है। तो उस परिप्रेक्ष्य में हमारे जो उच्चाधिकारी हैं उनके द्वारा निर्देशित किया गया है कि बाज़ारों में जाके अधिकाधिक संख्या में निरीक्षण करना है और सैंपलिंग का कार्य भी करना है, जिससे कि आम जन को जो है गुणवत्तापूर्ण जो है मिठाई मिल सके। आज सुबह ही मैंने नीचे जो देहरादून वगैरह से या एडजेसेंट डिस्ट्रिक्ट से जो माल आता है, गाड़ियाँ चेक की हैं और एक पनीर का सैंपल और एक दूध का सैंपल भी कलेक्ट किया है। तो हमारी कोशिश ये होती है कि शहर के जितने भी बॉर्डर्स होते हैं, बॉर्डर्स पे रैंडमली भी चेकिंग की जाती है और आजकल त्योहारों को देखते हुए रेगुलर चेकिंग की जा रही है। तो उसमें जैसे देहरादून में भी जो मावा संदिग्ध होता है उसको नष्ट भी कराया जा रहा है, उसकी बहुत बड़े स्तर पे सैम्पलिंग भी की जा रही है। तो आज मैं मसूरी आया था, तो मसूरी में भी जो मार्केट है यहाँ के, वहाँ पे इंस्पेक्शन का कार्य और सैम्पलिंग का कार्य किया जा रहा है। पनीर या और जितने भी खाद्य पदार्थ होते हैं, जब ये सैंपल लेके लैब को भेजे जाते हैं और लैब में जब सैंपल फेल होता है तो 2 तरह की स्थिति होती है, या तो सैंपल सब स्टैंडर्ड आता है या अनसेफ आता है। सब स्टैंडर्ड में क्या होता है कि किसी भी खाद्य पदार्थ में, जैसे आप कोई मिठाई है और जैसे मावा है तो मावे में जैसे सूजी मिला लेते हैं या कुछ इस तरह का खाद्य पदार्थ मिला लेते हैं जिससे कि उसकी कीमत थोड़ी सी कम हो जाती है। तो उसकी जब टेस्टिंग होती है तो उसमें स्टार्च की मात्रा आती है, क्योंकि सूजी वगैरह या कुछ उस तरह की चीज़ें उसमें मिलाई होती हैं, तो वो सब स्टैंडर्ड आता है। तो सब स्टैंडर्ड की स्थिति में जो केस है वो एडीएम कोर्ट में फाइल किए जाते हैं। दूसरी स्थिति होती है जब कोई सैंपल टेस्टिंग के लिए जाता है वो अनसेफ आता है,
अनसेफ में क्या होता है, उसमें कोई इंसेक्ट है या कोई हानिकारक पदार्थ ऐसा है जो खाने योग्य नहीं है, पॉइजनस होता है और बहुत ज़्यादा हानि पहुंचा सकता है। तो उस स्थिति में क्या होता है, वो जो केस उसमें फाइल होते हैं वो सीजीएम कोर्ट में फाइल होते हैं, उसमें सज़ा और जुर्माना दोनों का ही प्रावधान होता है। आज खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा यहाँ पे एक रूटीन चेकिंग के तौर पर यहाँ पे जो है कुछ दुकानों पे सैंपलिंग करी गई है। साथ ही साथ कुछ वाहन जो देहरादून से माल सप्लाई करते हैं उनकी भी सैंपलिंग करी गई है। व्यापार मंडल मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन का पूरा सहयोग हम उनको देते हैं और हमारा भी उद्देश्य यही है कि देखिए उच्च क्वालिटी का सामान ही दुकानों पे बिकना चाहिए। जो सामान हमारे दुकानदार ग्राहकों को दे रहे हैं वो उच्च क्वालिटी का होना चाहिए। इसी संदर्भ में हम अपने दुकानदारों से भी अपील करते हैं कि जो भी सामान रॉ मटेरियल वगैरह वो जो पीछे से ले रहे हैं वो भी जांच करके लें, ताकि जो अंतिम प्रोडक्ट जैसे मिठाई और अन्य चीज़ें जो बन रही हैं तो वो उच्च क्वालिटी की बने और ग्राहकों को अच्छा सामान मिले, जिनसे क्योंकि देखिए उनकी भी सेहत का ख्याल रखना एक हमारे दुकानदार का भी दायित्व है। जनपद उधम सिंह नगर की खटीमा में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 213 फीट ऊंचे तिरंगे को फहराते हुए राष्ट्रगान किया और वीर जवानों को याद किया। इस मौके पर उन्होंने 20.89 करोड़ की लागत से खटीमा मेलाघाट सड़क पुनः निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री धामी ने हंस फाउंडेशन देहरादून, हिंदुस्तान जिंक कंपनी और ममता संगठन के सहयोग से प्रदत्त एक मोबाइल स्वास्थ्य सेवा वाहन को अपने निजी आवास से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि यह पहल स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देगी और शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में लाभ पहुंचाएगी। हंस फाउंडेशन के प्रोजेक्ट मैनेजर युद्धवीर सिंह ने बताया कि 8 मोबाइल यूनिटों में से 4 उधम सिंह नगर और 4 नैनीताल में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेंगी। देश की सीमाएं यहाँ पर शुरू होती हैं, यहाँ से ये सैनिक बाहुल्य क्षेत्र है और राष्ट्रभक्ति देशभक्ति यहाँ पर भरी हुई लोगों के अंदर, और ये हमेशा ये ध्वज हमें हमेशा याद करता रहे कि हमारे इस राष्ट्र ध्वज के हमारे अनेक सेनानियों ने, बलिदानियों ने अपना बलिदान दिया है, तभी जाके हमें देश स्वतंत्रता मिली है। और हमारे नौजवान हमेशा राष्ट्र देशभक्ति प्रेरित करता रहे। मैं सभी को सीमांत क्षेत्रवासियों को इस राष्ट्रीय ध्वज के लगने की मसूरी में इस साल का बहुप्रतीक्षित विंटरलाइन कार्निवल इस बार खास अंदाज में आयोजित किया जाएगा। एसडीएम मसूरी राहुल आनंद की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में नगर पालिका, स्थानीय कलाकार, होटल व्यवसायी, व्यापार मंडल और विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस बार कार्निवल स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी जी की 100वीं जयंती के अवसर पर उन्हें समर्पित किया जाएगा। 24 दिसंबर को उद्घाटन, शोभा यात्रा, डॉक्यूमेंट्री और नाट्य प्रस्तुति के साथ होगा, जिसमें स्थानीय कलाकारों और उत्तराखंडी संस्कृति को प्रमुख स्थान मिलेगा। विंटरलाइन कार्निवल होता है मसूरी में, ये होना भी चाहिए। और इसमें मेरा कहना सिर्फ ये है कि आप चुनिंदा लोगों को अगर साथ में लेकर इस आयोजन को करने की जैसे हमेशा कोशिश करते हैं, तो वो उसमें शहर की सहभागिता कई बार नहीं दिखती है। शहर उपेक्षित महसूस करता है खुद को, और जब ये स्थिति होती है तो फिर किसी भी आयोजन का, किसी भी हर्षोल्लास का कोई मायने नहीं रहता है। बाकी विरोध का मतलब ये नहीं होता, अपना विचार है, हम अपना विचार व्यक्त कर रहे हैं कि सबको साथ में लीजिए। और उत्तराखंड में यदि कोई कार्यक्रम हो रहा है तो उस चीज़ में मेरी पहली और हमेशा रही है प्राथमिकता है, उत्तराखंड में उत्तराखंड दिखना चाहिए, उत्तराखंड का लोक दिखना चाहिए, उत्तराखंड की संस्कृति दिखनी चाहिए, उत्तराखंड के संस्कार दिखने चाहिए। अन्यथा जो है हम कई बार जो है अपने पैसे का दुरुपयोग करते हैं, जनता का पैसे का दुरुपयोग करते हैं, जो कि उचित नहीं है। अच्छी बात यह है कि ठीक है, बडोनी जी का आज यहाँ पर नाम आया, स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी, जो हमारे उत्तराखंड आंदोलन के भी और इस उत्तराखंड के मैं तो उनको जनक के रूप में मानता हूँ। तो उस रूप में सारे शहर को इसमें सम्मिलित होना चाहिए। यहाँ का संस्कृति कर्मी होना चाहिए, यहाँ का व्यापारी होना चाहिए, यहाँ का पटरी व्यवसाय भी होना चाहिए, जो आजकल एक बहुत ज्वलंत मुद्दा चल रहा है। वो भी इस शहर का आदमी है भाई, वो कहाँ जाएगा, उसकी बात भी तो सुनी जानी चाहिए। तो इन सब चीज़ों को रखते हुए मैंने अपनी बात रखी। यार विरोध और ऐसी नोकझोंक वाली बात नहीं है। हाँ, यदि शहर के प्रति कोई भी संस्था, कोई भी व्यक्ति इस रूप में सोचे कि शहर को वो चलाएंगे, तो मैं इसका पुरजोर विरोध करूँगा, हमेशा करूँगा, करता रहूँगा, और उनके मंसूबों को मैं कहीं भी प्रमाण नहीं चढ़ने दूँगा। ये मेरा कहना है। जैसे आज हमने प्रारंभिक बैठक की है विंटरलाइन कार्निवल, जो मसूरी की मुझे लगता है कि क्राउन ज्वेल है।
तो उसी क्रम में आज बैठक की गई। और चूँकि इस साल आपदा भी रही है, सीज़न डाउन रहा है, तो हमारी कोशिश है कि कार्निवल को बहुत अच्छे तरीके से किया जाए ताकि मसूरी की रौनक और जो टूरिस्ट के मन में है सब कुछ वो वापस उस तरह से हम जागृत कर सकें। तो इस क्रम में बैठक हुई, सभी से सुझाव मांगे गए, कई सुझाव जो बहुत महत्वपूर्ण हुए, जैसे कि हमारे स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी जी की 100वीं जयंती है, तो ये कार्निवल क्यों ना उनके जो जयंती है उस दिन से शुरू कर दिया जाए और उनको डेडिकेट भी किया जाए। साथ ही साथ हमारे उत्तराखंड के इस वर्ष 25 वर्ष भी पूरे हुए, सिल्वर जुबली मनाई जानी है, तो इसलिए हमें उत्तराखंड के कल्चर को भी महत्वपूर्ण स्थान देना है इस कार्निवल में और यहाँ के स्थानीय कलाकारों को भी उस तरीके का हमें प्लेटफॉर्म देना होगा। इसके अलावा कुछ सुझाव और भी आए थे कि यहाँ के स्थानीय जैसे खेल महासंघ हो गए या फिर अन्य जो सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के लोग हैं उनको भी शामिल किया जाए ताकि और बेहतर और समग्र रूप से इसको किया जा सके, ताकि पूरे शहर को हम इसमें रोप इन कर सकें और एक बहुत ही शानदार कार्निवल का ऑर्गेनाइजेशन किया जा सके। बिल्कुल अभी इसमें देखिए पूरा फाइनल नहीं हुआ, लेकिन ये हमें बिल्कुल रहा कि हम जैसे कि लोकल कलाकारों को महत्वपूर्ण देंगे, उनके लिए डेजिग्नेटेड स्पॉट्स देंगे जो कि प्रतिदिन उनको ही अवेलेबल कराया जाए। और किसी भी दिन अगर हम मान लेते हैं कोई और भी नाइट्स कल्चरल नाइट्स होती है तो हर नाइट में बिल्कुल लोकल कलाकारों को हर दिन मौका दिया जाएगा ताकि उनके लिए मतलब एक प्लेटफॉर्म मिल सके और लोगों को भी उनको देखने का मौका मिले। आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।